अगर आप कभी बड़ौदा के संग्रहालय में गए हैं तो बड़े ही प्यार से सहेज कर रखे हुए उस बड़े से पत्थर को आपने ज़रूर देखा होगा। बड़े से पत्थर को देख के मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या ये कोई ख़ास पत्थर है या फिर किसी खास स्थान से संबंधित होगा। इस पत्थर की संग्रहालय तक पहुंचने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस पत्थर को बड़े बड़े शब्दों के साथ लिखा गया है कि 23 दिसंबर 1902 को गुलाम मोहम्मद बख्श इसे लेके कुछ दूर तक चले थे। ये सब देखने के बाद आपके मन में संदेह जरूर हुआ होगा कि एक आदमी 1200 किलो का पत्थर उठा के कैसे चल सकता है। ये बात हैरान कर देने वाली है। यदि आपको ये पता हो कि ये गुलाम मोहम्मद बख्श वास्तव में था कौन, तो आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। गुलाम मोहम्मद बख्श गामा पहलवान, जी हाँ, वही गामा पहलवान जिसने कुश्ती में न सिर्फ रुस्तम हिंद का बल्कि रुस्तम जहां का खिताब भी हासिल किया। वही गामा जिसके दम पर भारत को आज भी कुश्ती में विश्व विजेता कहलाने का मुकाम हासिल है। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर जिले में हुआ। परिवार में चाचा, ताऊ और भाई सभी पहलवानी किया करते थे। इन्होंने बचपन में ही परिवार के सदस्यों से पहलवानी के गुण सीखे। पहलवानी ना सिर्फ इनके खून में थी बल्कि इनकी परवरिश में भी थी। बचपन में 5 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ जाने के बावजूद कुश्ती और अखाड़े से इनका रिश्ता ना टूटा। इनके पिता के देहांत के बाद दतिया के महाराज भवानी सिंह ने गामा को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने गामा के खाने पीने और अभ्यास की जिम्मेदारी ले ली। वैसे तो दूसरे पहलवानों की तुलना में गामा का कद छोटा था, पर हर एक दाव पेच में उनकी समझदारी बड़े पहलवान से भी ज़्यादा थी। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था और देखने वालों ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि ये यकीनन आगे चलकर भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। साल 1890 में जोधपुर के महाराज ने पहलवानों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें देश भर के पहलवानों की कुश्तियां और वर्जिशों की एक झलक दिखलानी थी, जिससे कि राजा साहब सबसे ताकतवर पहलवान का चुनाव कर सके। देश भर से तकरीबन 400 पहलवान आए, जिन्हें अपने दमखम से महाराज को प्रसन्न करना था। सब पहलवान गामा से उम्र और लंबाई में बड़े थे, फिर भी गामा इस मुकाबले में अंतिम 15 पहलवानों में टिके रहे। एक 12 साल का लड़का 400 पहलवानों की भीड़ को पार करके अंतिम 15 पहलवानों में अपना नाम बना गया। इस बात ने राजा साहब को बहुत खुश किया। उन्होंने गामा को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया और इसके बाद गामा के नाम के चर्चे पूरे देश में होने लगे। गामा ने इसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गामा पहलवान लगभग 40 पहलवानों के साथ अभ्यास करते थे। 5000 के तकरीबन उठक बैठक लगाते थे और 3000 डंड मारते थे। पहलवान जी 15 लीटर दूध, 5 देसी मुर्गे, आधा किलो देसी घी और बादाम का शरबत पीते थे। 19 साल का होते होते गामा ने भारतवर्ष के नामी पहलवानों को धूल चटा दी और गामा के नाम के चर्चे पूरे देश में होने लगे। और अब समय आ गया था रुस्तम हिंद मुकाबले का। गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी के साथ कुश्ती लड़ने की तैयारी कर ली। लाहौर में दोनों के बीच कुश्ती का दंगल रखा गया। कहा जाता है कि उस दिन सारा लाहौर दंगल देखने के लिए टूट पड़ा था। पंजाब के गुजरांवाला के रहने वाले रहीम बख्श सुल्तानी वाला
7 फुट लंबे और बड़ी डील डॉल के पहलवान थे, जबकि गामा 5 फुट 7 इंच का पहलवान था। कुश्ती में एक दूसरे के सामने खड़े ऐसे लग रहे थे कि जैसे एक बौने आदमी ने राक्षस को चुनौती दे डाली हो। सबने यही सोचा था कि थोड़ी ही देर में रहीम बख्श गामा को चित कर डालेगा, लेकिन अगले कई घंटों तक लोग चिल्लाते रहे। कभी रहीम ऊपर आ जाता तो गामा नीचे, कभी रहीम नीचे आ जाता तो गामा ऊपर। अंत में कुछ भी नतीजा ना निकला, ना ही कोई हारा और ना ही कोई जीता। बराबरी पर जो खेल खत्म हुआ और मुकाबले के बाद गामा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। गामा ने 1898 से लेकर 1960 के बीच दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन, मुल्तान के हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर से गामा का मुकाबला रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ हुआ और ये मुकाबला एक बार फिर से बराबरी पर छूटा और गामा देश में ऐसा पहलवान बन चुका था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। देश को फतेह करने के बाद ये पहलवान दुनिया को फतेह करने के लिए निकला और 1910 में लंदन में हो रही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। लेकिन यहाँ प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार गामा की लंबाई और वजन कम होने के कारण गामा को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। बस फिर क्या था, गामा का माथा फिर गया। उन्होंने एक एक करके टूर्नामेंट में आए सभी पहलवानों को चुनौती दे डाली और कहा कि अगर कोई पहलवान उन्हें हरा दे तो वह जीतने वाले पहलवान को अपनी जेब से 5 पाउंड का इनाम देंगे और हिंदुस्तान वापस लौट जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने एक अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रॉलर को 1.5 मिनट में चित कर दिया और अगले दिन दुनिया भर से आए 12 पहलवानों को मिनटों में हराकर दुनिया में तहलका मचा दिया। प्रबंधकों को हार करके गामा को दंगल में एंट्री देनी पड़ी। नवंबर 1910 को जब जॉन बुल प्रतियोगिता में विश्व विजेता जेवेश्को गामा के सामने आया तो गामा ने उसे भी प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में चित कर दिया और फिर अगले राउंड में जो मुकाबला हुआ वो 2.5 घंटे तक चला। 2.5 घंटे तक मुकाबला चलने के बाद में कोई भी नतीजा ना निकला। अंत में आयोजकों ने मैच को ड्रा करना पड़ा, पर एक विजेता तो चाहिए था, इसलिए 1 हफ्ते के बाद फिर से कुश्ती रखी गई। 17 सितंबर 1910 को विश्व विजेता जेवेश्को लड़ने के लिए ही नहीं आया और गामा पहलवान को विश्व विजेता मान लिया गया। जब पत्रकारों के द्वारा गामा को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लड़कर हारने में ज़्यादा खुशी महसूस होती बजाय इसके कि बिना लड़े जीतकर। इस तरह गामा पहलवान वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। 1911 में गामा का सामना एक बार फिर से रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ हुआ। इस बार गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चित कर लिया और 1929 में गामा ने आखिरी प्रोफेशनल फाइट लड़ी। उन्होंने कुश्ती को कभी भी अलविदा नहीं कहा। इसके बाद उन्होंने कुश्ती के लिए कोई भी पहलवान उनके मुकाबले का ना मिला जिससे कि पहलवान लड़के संतुष्ट होते। औपचारिक तौर पर उन्होंने 1952 में कुश्ती से विदाई ली। उनके 50 साल के करियर में कोई भी पहलवान उन्हें चित ना कर पाया। साल 1947 में
बंटवारे का कहर पूरे देश पर टूटा। उस समय गामा पहलवान अमृतसर से लाहौर की मोहनी गली में बस गए। बंटवारे में हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। उसी गली में रहने वाले हिंदुओं को जान का खतरा था, और जब अपनी ही कौम के लोग हिंदुओं का खून बहाने के लिए आगे बढ़ते हुए गामा ने देखा, तो रुस्तम जहां गामा उनके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, गामा ने अपने खर्च पर सभी हिंदुओं को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस पहुंचाया। गामा ने अपने जीवन के अंतिम साल पाकिस्तान में ही गुजारे। फिर भी उनकी हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत कम ना हुई, और हिंदुस्तान को उनके लिए मोहब्बत कम ना हुई। बिरला परिवार की तरफ से उनके लिए मासिक पेंशन जाती रही। उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को प्रेम और सम्मान दिया। अपराजित गामा कभी भी अपनी सफलताओं का घमंड नहीं करता था, बल्कि एक बार जब इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, तो उन्होंने रहीम बख्श सुल्तानी वाला का नाम लिया और कहा कि मैंने उन्हें हराया तो जरूर है, लेकिन हमारे खेल में अपने से बड़े और काबिल पहलवान को गुरु माना जाता है। मैं हारने के बावजूद भी उनके पैरों की धूल को अपने माथे से लगाना नहीं भूला। 3 मई 1960 को इस महान पहलवान ने दुनिया से विदाई ली, पर आज भी जब गामा का जिक्र होता है तो उन्हें जानने वाले और चाहने वाले भारतीयों की आंखों में चमक आ जाती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना दबदबा बनाने वाले ब्रूस ली भी उनसे प्रभावित थे। गामा पहलवान के नियमों को अपने निजी जीवन में पालना करते थे। ब्रूस ली ग्रेट गामा पहलवान को अपना आदर्श मानते थे। आज भी पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में गामा की कसरत करने वाली वस्तुएं सुरक्षित पड़ी हैं। शायद गामा अब इतिहास है, पर जब जब पहलवानी का जिक्र होगा, गामा का नाम पूरी इज्जत के साथ लिया जाएगा।